बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद एस्पायरेंस। अल्लाह से दुआ है कि यकीनन आप रोज़े की बरक़ात से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। आज हमने लेक्चर 12 एवोगैड्रो नंबर पढ़ना है। एवोगैड्रो नंबर क्या होते हैं? हमने कहा था ये सामने एक आपके पास एक फ़िगर है 6.02 × 10⁻23। दरहकीकत जैसे आपने कहा कि एक दर्जन बनाना ले लीजिए, एक दर्जन का लफ्ज़ बोला मैंने, 1 डज़न, तो उसमें कितने होंगे? 12। एक दर्जन एग्स ले लीजिए, अंडे ले लीजिए, कितने होंगे? 12। एक दर्जन संतरे ले लीजिए, ऑरेंज ले लीजिए, कितने होंगे? 12। इसका मतलब दुनिया जहान की कोई भी चीज़ ले लीजिए, 1 डज़न पेन ले लीजिए, कितने होंगे? 12। ठीक इस तरीके से यूनिट को आसान करने के लिए एवोगैड्रो एक शख्सियत का नाम है, साइंटिस्ट हैं, उनकी तस्वीर आपको सामने नज़र आ रही है। ये एवोगैड्रो कहते हैं जनाब, एक मोल जैसे बिल्कुल एक दर्जन हर चीज़ का 12 के इक्वल होता है, ठीक ऐसे ही डिफाइन कर दिया गया है कि एक मोल किसी भी शय का हो तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? 6.02 × 10⁻23। दिस इज नाउन एज एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसकी हम डेफिनेशन कैसे करेंगे कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। अब कौन कौन सी 4 चीज़ें मैंने आपको मोल वाले टॉपिक में बताई थी? कौन सी 4 चीज़ें भला? या तो फिर एलिमेंट हो सकते हैं, एलिमेंट के अंदर कौन होंगे? एवोगैड्रो एटम्स होंगे। मॉलिक्यूल हो सकते हैं, आयनिक कंपाउंड हो सकते हैं, और फिर चौथी चीज़ आइंस हो सकते हैं। 4 तरह की चीज़ें मैंने आपको मोल के टॉपिक में याद करवाई थी। आए आज हम इनको इकट्ठे पढ़ते हैं कि एक मोल किसी भी शय का, वो कौन सी शय का, कि चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आयनिक कंपाउंड हो, चाहे वो आइंस हो, वो कंटेन, वो रखता है, क्या रखता है? 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसे हम क्या बोलते हैं? दीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये हमारे पास डेफिनेशन थी। इसे एक और तरीके से भी देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है? कि नंबर ऑफ एटम्स, मतलब एलिमेंट के अंदर कौन होते हैं? एटम, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। आपको बताया था आयनिक कंपाउंड के अंदर आइंस इस तरीके से इतने बड़े नेटवर्क में जुड़े होते हैं, उसे लैटिस बोलते हैं। आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूल नहीं होता, एक बड़ा नेटवर्क होता है, उसके अंदर से एक यूनिट लेते हैं, फार्मूला यूनिट बोलते हैं उसे। NaCl एक बड़े नेटवर्क में से एक छोटा सा यूनिट लिया हुआ है, ये बताया था आपको पिछले लेक्चर में। अच्छा, या तो फिर एटम्स हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं, या फिर वो वैसे चार्ज पार्टिकल मतलब आइंस हो सकते हैं। ये तमाम कौन? ये तमाम चीज़ें प्रेजेंट किसके अंदर? 1 ग्राम। अच्छा, ये 1 मीन 1 मोल लिखा हुआ है, तो ग्राम एटम मीन 1 मोल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल मीन 1 मोल। ग्राम का लफ्ज़ मैंने आपसे कहा था कि मोल के लिए इंतहाई ज़रूरी एक ही लफ्ज़ याद कर लीजिए, वो क्या था? ग्राम। जब भी मोल का ज़िंदगी में हमने फार्मूला लिखा, वो क्या लिखा? कि मैस ओवर मोलर मैस, लेकिन मैस कौन सा? ग्राम्स वाला। अगर हम कहें कि 1 ग्राम या 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम एटम, एक ही बात है। तो 1 ग्राम एटम हो, 1 ग्राम मॉलिक्यूल हो, 1 ग्राम फार्मूला मैस, मैंने कहा था आयनिक कंपाउंड के लिए फार्मूला का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, या 1 ग्राम आयनिक स्पीशी हो, तो इन सब 1 मोल, इसे मैं सिंपल पहले डेफिनेशन जो लिखी है उसमें क्या लिख दिया? 1 मोल। इन सब चीज़ों का 1 मोल, उसमें क्या होते हैं? 1 मोल में एवोगैड्रो एटम, 1 मोल में एवोगैड्रो मॉलिक्यूल, 1 मोल में एवोगैड्रो फार्मूला यूनिट्स, 1 मोल में एवोगैड्रो आइंस होंगे। दीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसकी सिंबल क्या होगी? एन कैपिटल क्या होता है? ये एन कैपिटल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
तो A स्टैंड फॉर एवोगैड्रो। स्मॉल a नहीं लिखना, स्मॉल a नहीं लिखना। अगर N कैपिटल लिखने के बाद आप उसके बॉटम में नीचे स्मॉल a लिख देंगे तो वो सोडियम बन जाएगा, नेट्रियम बन जाएगा। Na सोडियम की सिंबल होती है, वो नहीं लिखना आपने। ये कैपिटल A एवोगैड्रो के लिए है। N बड़ा लिख के उसके नीचे बॉटम में लिखना है दिस इज एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, ये सिंबल है। तो इसके साथ हमने इसकी वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले बता दी थी। इसके साथ अभी हम देखते हैं इसके यूनिट क्या होते हैं। पर मोल मतलब एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं, इसके ये यूनिट हैं। ये अक्सर बच्चों को नहीं पता होता। हम पूछते हैं एवोगैड्रो के यूनिट क्या होते हैं, कहते हैं सर ये तो नंबर है, इसके यूनिट क्या होंगे। ये सिंपली इकोलॉजिकली नंबर ही है, लेकिन ये किसका नंबर है, एक मोल के लिए। तो इसलिए इसके यूनिट्स क्या होंगे, पर मोल। इतने पार्टिकल्स पर मोल, इतने पार्टिकल्स पर मोल, इतने एटम्स पर मोल, ये एक मोल के हिसाब से हम बताते हैं। लीजिए हम देखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके बराबर होंगे। जितना आपको मैथ दिया हो उसे मोलर मैथ पे डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या निकलाएंगे। मोल्स, एक मोल में कितने होते हैं। एवोगैड्रो, 2 मोल में कितने होंगे, 2 को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दें। 3 मोल में कितने होंगे, 3 को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दें। 4 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, 1 मोल में कितने होते हैं एवोगैड्रो, तो 4 मोल में कितने होंगे, 4 से एवोगैड्रो को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सिंपली यूं कहिए ना कि नंबर ऑफ मोल्स को हमने एवोगैड्रो के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मैस ओवर मोलर मैस। लीजिए अभी हम इन सारी चीज़ों को सिंगल सिंगल करके देखते हैं, ताकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपको लिखना ना चाहिए। अगर एलिमेंट की बात करते हैं सबसे पहले, तो 1 मोल किसी भी एलिमेंट का, उसमें एवोगैड्रो क्या होंगे, एटम्स होंगे। लीजिए एग्जांपल लेते हैं। 23 ग्राम सोडियम क्या पता है कितने होते हैं, 1 मोल। 238 ग्राम यूरेनियम के कितने होते हैं, 1 मोल। एग्जाम्पल नीचे दी है, कार्बन के 12 ग्राम किसके इक्वल होते हैं, 1 मोल। मतलब इसमें भी एवोगैड्रो एटम्स, इसमें भी एवोगैड्रो एटम्स, इसमें भी एवोगैड्रो क्या है, एटम्स हैं। ये हमारे पास इसका फार्मूला क्या बनेगा, वही फार्मूला है लेकिन उससे स्पेसिफिक कर दिया है। उधर क्या था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इधर मैंने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ एटम्स। ऊपर क्या आएगा, मैस ऑफ एलिमेंट आ गया है। मतलब वही मोल वाला ही फार्मूला है, मैस ओवर मोलर मैस। तो नीचे मोलर मैस की बजाय स्पेशल नाम दे दिया एटॉमिक मैस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो इसे सिंपली कहिए कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे एक मोल में एवोगैड्रो, तो 2 मोल में कितने, 2 को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जितने मोल हों एवोगैड्रो से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये फार्मूला बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं मॉलिक्यूल की बात, कि 1 मोल अगर मॉलिक्यूल का हो तो उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अच्छा देखें, ये देखें, ये मेरे पास 12 ग्राम कार्बन है, 12 ग्राम कार्बन है। एक कार्बन है ना, इसलिए एटम कह रहा हूं। एटम उठाया, दूसरा एटम उठाया, तीसरा एटम उठाया, चौथा एटम उठाया, एक और एटम उठाया, मैं एटम उठाता जा रहा हूं। ये टोटल गिनती कितनी होगी भला, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, एवोगैड्रो एटम्स होंगे। मैंने कार्बन कहा था इसलिए एटम बोला। लेकिन अब इसको छोड़ दें, मैंने पानी पकड़ लिया, पानी, ये गिलास है पानी का, इसके अंदर से एक मॉलिक्यूल उठाने लगा हूं, एक H2O, एक सिंगल मॉलिक्यूल, एक H2O उठाया पानी, एक और एक सिंगल मॉलिक्यूल H2O और उठाया, एक और H2O उठाया। एक मोल पानी का कितना होता है, पानी का मैस कितना होता है, मैंने याद करवाया था आपको। एक H का मैस एक, दूसरे H का मैस भी एक। ऑक्सीजन का मैस कितना होता है, 16, तो 16 और 2 कितना हुआ, 18। पानी का मैस याद कर लीजिए। वाटर का मैस कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ 18 ग्राम अगर मैं पानी ले लूं तो मतलब ये 1 मोल है। 1 मोल पानी का 18 ग्राम है। इसके अंदर से मैं एक मॉलिक्यूल उठाऊंगा, एक और मॉलिक्यूल उठाऊंगा, एक और मॉलिक्यूल उठाऊंगा, तो ये कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। वो कार्बन थी इसलिए वहां मैंने एटम का लफ्ज बोला। एलिमेंट 1 मोल हो तो उसके अंदर एवोगैड्रो एटम होंगे। मॉलिक्यूल स्पीशीज हो तो फिर उसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे।
आइए देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। 1 मोल पानी का है तो उसमें एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का है, एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स 1 मोल अमोनिया का है तो उसमें एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स। इसे देखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वही फार्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकलेंगे, जितने मोल्स हैं एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लिहाजा मोल तो ये भी कह सकते हैं मैस ओवर मोलर मैस, लेकिन ये मॉलिक्यूल है तो स्पेशल नाम नीचे क्या लिख दिया, मॉलिक्यूलर मैस। मोलर मैस भी लिख सकते हैं, वो शुरू में जनरल फार्मूला लिखा था मैंने। इसके बाद आयनिक कंपाउंड के लिए कहेंगे तो 1 मोल आयनिक कंपाउंड का मतलब मेरे पास NaCl है, NaCl ले लिया मैंने, 1 मोल NaCl का कितना होता है, सोडियम का मैस कितना होता है 23। याद करवाया था मैंने आपसे, कहा था पिछले लेक्चर में कि मैसेज याद कर लीजिए, पिछले लेक्चर में यही लेसन था आपको याद करने के लिए। 23 क्लोरीन का मैस कितना होता 35.5, तो टोटल NaCl का मैस कितना हुआ 58.5। ये लें जी, नमक ले लिया, साल्ट NaCl 58.5 58.5 ग्राम ले लिया, मतलब ये 1 मोल ले लिया। 1 मोल में से 1 NaCl यूनिट उठाता हूं, 1 NaCl यूनिट उठाया, 1 NaCl यूनिट उठाया, एक और NaCl यूनिट उठाया, तो ये टोटल कितने यूनिट होंगे भला, ये एवोगैड्रो फार्मूला यूनिट्स होंगे। उधर एटम बोला लेकिन मॉलिक्यूल्स में मैंने मॉलिक्यूल बोला। आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल नहीं होते, आयनिक कंपाउंड में क्या होते हैं फार्मूला यूनिट्स, एक एक सिंगल यूनिट। NaCl एक सिंगल यूनिट निकाला, फिर यूनिट निकाला, फिर यूनिट निकाला, ये पिछले लेक्चर में तफसील से मैं बता चुका हूँ। अच्छा देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे पास NaCl 58 ग्राम लिखा हुआ है, 0.5 भी होता है। 1 मोल में क्या होंगे एवोगैड्रो फार्मूला यूनिट्स, और 1 मोल अगर Na2CO3 ले लें तो इसमें एवोगैड्रो क्या होंगे फार्मूला यूनिट्स होंगे। फार्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स कितने होंगे 1 मोल में एवोगैड्रो, तो मोल का फार्मूला क्या होता है मैस ओवर मोलर मैस, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया मैस ओवर फार्मूला मैस, क्योंकि स्पेशल टर्म है किसके लिए आयनिक कंपाउंड्स के लिए। तो वही फार्मूला का नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फार्मूला यूनिट्स निकल आएंगे। 1 मोल आयनिक स्पीशी का, अब मेरे पास हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव आयन हुआ ना, OH नेगेटिव, ये मेरे पास है 17 ग्राम 17 ग्राम। ऑक्सीजन का मैस कितना होता है 16, H का मैस कितना होता है 1, OH हाइड्रोक्सिल आयन 17 ग्राम मीन 1 मोल। 1 मोल का मतलब ये हुआ 1 मोल में से 1 आयन उठाया, दूसरा आयन उठाया, तीसरा आयन उठाया, चौथा आयन उठाया। 1 मोल अगर 17 ग्राम हाइड्रोक्सिल आयन है तो मेरे पास इसमें कितने आयन्स निकलेंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयन्स निकलेंगे। सो दिस इज द एवोगैड्रो आयनिक स्पीशी के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास 1 मोल अगर CO3 माइनस है तो इसमें एवोगैड्रो आयन्स होंगे। NO3 -1 1 मोल है तो एवोगैड्रो क्या होंगे आयन्स होंगे। 1 मोल किसी भी शय का उसमें एवोगैड्रो पार्टिकल्स होते हैं, अगर वो एलिमेंट हो तो उसमें एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल हो तो उसमें मॉलिक्यूल्स ही होंगे, और आयनिक कंपाउंड है तो फिर उसमें फार्मूला यूनिट्स होंगे, और अगर आयन्स हैं तो फिर उसके अंदर आयनिक स्पीशी के अंदर आयन्स ही होते हैं। लीजिए ये हमारे पास एवोगैड्रो टॉपिक था, तो इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा आयन्स के लिए कि नंबर ऑफ आयन्स किसके बराबर होंगे 1 मोल में एवोगैड्रो, तो 2 मोल में कितने, उसे मोल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितने मोल हैं एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दें। सो ये नंबर ऑफ आयन्स निकालने का तरीका है। तो ये नंबर ऑफ आयन्स हैं, इसलिए नीचे स्पेशल टर्म यूज कर ली है आयोनिक मैस। वैसे हम मोलर मैस लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं मैस ओवर मोलर मैस। मैस ओवर मोलर मैस मीन जर्नल, लेकिन यहां पे क्या है मैस ओवर आयनिक मैस, क्योंकि आयन्स की स्पेशल बात चल रही है। इसे लिख सकते हैं मैस ओवर मोलर मैस भी लिख सकते हैं, लेकिन मैस हमेशा कौन सा ग्राम वाला, उसे एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लीजिए यही फार्मूला दोबारा आ गया। कभी भी जिंदगी में जितने मोल हैं एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करें तो क्या निकलेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल, और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हुए हैं तो उसे डिवाइड कर दीजिए किससे एवोगैड्रो से, तो वो क्या निकलेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे।
ये सिंपल सा एक लॉजिक आपने याद रखना है। लीजिए आज हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे एक्सरसाइज का। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहला सवाल है, कहता है 23 ग्राम सोडियम के आपको दे दिए हैं और यूरेनियम के 238 ग्राम दे दिए। यूरेनियम के 238 ग्राम बहुत ज्यादा, सोडियम के 23 ग्राम। कहते हैं दोनों के अंदर एटम सेम है, जस्टिफाई करें। जी सेम है, कैसे? आंसर देंगे आप कि 23 ग्राम आपने सोडियम के दिए और 238 ग्राम आपने यूरेनियम के दिए, तो इसका मोलर मैस सोडियम कितना होता है 23, यूरेनियम का कितना होता है 238। तो जितना मैस दिया है मोलर मैस पे डिवाइड कर दिया, मतलब 1 मोल। जितना आपको मैस दिया है मोलर मैस पे डिवाइड कर दिया, तो मतलब ये भी क्या हुआ 1 मोल। तो इसका मतलब 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो एटम्स, 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो एटम्स, बोथ आर द 1 मोल क्वांटिटी। सो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लिहाजा दोनों के अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे। ये हमारे पास सबसे पहला सवाल था। इसके बाद हम दूसरा सवाल देखते हैं। सवाल यह है कि मैग्नीशियम का एक एटम कार्बन के एक एटम से 2 गुना हैवी है, भारी है। चेक करते हैं कैसे। कार्बन का मैस कितना होता है 1 मोल का 12 ग्राम। तो 1 मोल मीन एवोगैड्रो, तो ये ले मैंने लिख दिया एवोगैड्रो एटम्स मीन इज इक्वल टू 12 ग्राम। तो एक एटम का मैस निकालते हैं कार्बन का भी और एक एटम का मैस निकालते हैं मैग्नीशियम का भी, फिर दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे कि कौन वजनी है कितना वजनी है। कार्बन के एवोगैड्रो एटम मीन 1 मोल बराबर कितने होते हैं 12 ग्राम के। तो लिहाजा एक एटम का मैस कितना होगा, उस 12 को डिवाइड कर दीजिए किस पे, एवोगैड्रो से। ले एक एटम का मैस आ गया है। ये हमारे पास एक एटम कार्बन का मैस आया है। अभी हम मैग्नीशियम के एक एटम का मैस निकालते हैं। तो मैग्नीशियम का 1 मोल कितना होता है 24 ग्राम, मतलब 1 मोल मीन एवोगैड्रो 1 मोल, सारी जिंदगी याद कर लें एवोगैड्रो। तो लिहाजा एवोगैड्रो एटम किसके बराबर, मैग्नीशियम का मैस 24 ग्राम। तो अगर एवोगैड्रो 24 ग्राम है तो एक एटम का मैस कितना होगा, 24 को एवोगैड्रो पे डिवाइड कर दीजिए। लें हमारे पास मैस आ गया एक एटम का। ये एक एटम मैग्नीशियम का मैस है, वो किसका था, एक एटम कार्बन का मैस। अब दोनों के मैसेज को आपस में कंपेयर करके देखते हैं, मवाजना करके देखते हैं कि कौन कितना वजनी है। आए चेक करें पहले मैसेज आए क्या हैं। आपके पास मैग्नीशियम का मैस आया है एक एटम का 3.9 × 10⁻⁻23 और कार्बन के एक एटम का मैस आया है 1.99 × 10⁻⁻23। अब देखें इनको आपस में कंपेयर कैसे करना है। हमेशा याद रखिए मैंने इंपीरिकल फार्मूला में बताया था कि सिंपल करने का तरीका है, इनमें दोनों में देखें जो छोटी वैल्यू है ना, इन दोनों को उस पर डिवाइड कर दें। तो इन छोटी वैल्यू कौन सी है 1.9 × 10⁻⁻23, तो इस पे दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो लीजिए दोनों को डिवाइड कर दिया 1.9 × 10⁻⁻23। तो दोनों को कट करने से ज़रा चेक करें इसका आंसर कितना आएगा 1, और इसको डिवाइड करें तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 2। तो लीजिए हमारे पास इसका आंसर 1 आ गया, इसका आंसर 2 आ गया। कार्बन से मैग्नीशियम का एक एटम 2 गुना भारी होता है। ये दूसरा सवाल था क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट बी। अभी हम देखते हैं सी पार्ट। कहता है जनाब 180 ग्राम ग्लूकोज दे दिया आपको, 342 ग्राम सुक्रोज दे दिया आपको। इन दोनों में से चेक करें कि मॉलिक्यूल सेम है लेकिन एटम डिफरेंट है। जी हाँ, मॉलिक्यूल सेम है। कैसे चेक करते हैं। मॉलिक्यूल सेम क्यों है, क्योंकि ग्लूकोज का मैस हमें दिया 180, मोलर मैस भी कितना होता है मैंने बताया था पिछले लेक्चर में 180 मैस और मोलर मैस मीन 1 मोल। सुक्रोज का हमें मैस कितना दिया हुआ है 342 ग्राम, तो मोलर मैस भी कितना होता है 342 ग्राम। तो ये भी कितना हुआ 1 मोल, वो भी 1 मोल, तो वो भी 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब ये हुआ इसमें भी एवोगैड्रो मॉलिक्यूल और इसमें भी एवोगैड्रो मॉलिक्यूल, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट होते तो मैं कहता एवोगैड्रो एटम्स, लेकिन दोनों मॉलिक्यूल्स हैं। ग्लूकोज के अंदर से एक मॉलिक्यूल उठाया, पूरा मॉलिक्यूल C6H12O6
फिर एक पूरा मालिक्यूल C6H12O6 पूरा मालिक्यूल उठाया, मैं उठाया, ऐसे उठाता गया और वो एवोगैड्रो निकलेंगे क्योंकि 1 मोल है 180 ग्राम। लीजिए अब एटम चेक करते हैं। जनाब ग्लूकोज को ज़रा गौर से देखिए, इसमें टोटल एटम कितने, एक मालिक्यूल जो मैंने अंदर से उठाया था इसके अंदर ज़रा चेक करें कि कितने एटम हैं। ये 6 और ये 12 और ये 6, इसको और इसको और इसको प्लस कर लीजिए, कितना आया। हमने शुरू में पढ़ा था एटॉमिसिटी ऑफ ग्लूकोज इज 24, MCQ मैंने आपको बताया था। अच्छा चेक करें, एक बंदे की 2 आंखें हैं तो 10 बंदों की कितनी होगी। 10 को 2 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। एवोगैड्रो मालिक्यूल अभी हम चेक करके आए हैं कि 180 ग्राम के अंदर एवोगैड्रो मालिक्यूल है, तो टोटल एटम कितने होंगे। हर मालिक्यूल के अंदर 24 एटम हैं, हर मालिक्यूल में 24 एटम हैं, तो एवोगैड्रो के अंदर कितने होंगे। एवोगैड्रो को 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हमने सुक्रोज को चेक करना है। सुक्रोज के अंदर टोटल एटम चेक करें कितने होते हैं, 12 ये, 22 ये, 11 ये, मतलब 45। ये चेक करें, एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज को आपस में मिलाया हुआ है। सुक्रोज में टोटल एटम कितने हैं, 45। मेरे पास 45 रुपए हैं, तो इसका मतलब 50 बंदों के पास कितने होंगे। 45 को 50 बंदों के पास 45 मतलब 50 को 45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लिहाजा एटम में फ़र्क तो आ गया ना, वो 1 मोल था 180 ग्राम, 342 ग्राम सुक्रोज भी क्या था, 1 मोल था। लिहाजा दोनों में मॉलिक्यूल सेम है लेकिन एटम डिफरेंट है। क्यों एटम डिफरेंट है, क्योंकि हमारे पास ये 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो मल्टीप्लाइड बाई 24 एटम्स होंगे। एक मॉलिक्यूल में इसमें देखें 45 एटम हैं, तो 1 मोल में कितने होंगे, 45 को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर 24 को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर मैंने 45 को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दिया। लिहाजा एटम में फ़र्क है। क्यों, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी में फ़र्क है, लेकिन दोनों 1 मोल हैं तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, सेम होंगे। अगला सवाल देखते हैं, डी पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 का। ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। 4.9 ग्राम H2SO4 के दे दिए। कहता जनाब ये H2SO4 है। कहता जनाब इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों सेम है। जी सेम है, वो कैसे सेम है। H2SO4 को तोड़ के देखते हैं। उससे पहले कि मैं H2SO4 को तोड़ के देखूं, पहले मैं चेक करूं कि जनाब ये जो आपने 4.9 ग्राम H2SO4 दिया है, इसमें मॉलिक्यूल हैं कितने। मैं पूरे मॉलिक्यूल चेक करने के लिए जितना मैस होता है, मैस ओवर मोलर मैस क्या निकलेंगे, मैस ओवर मोलर मैस से क्या निकलते हैं, मोल्स। और मोल को मल्टीप्लाई कर दें किससे, एवोगैड्रो से, क्योंकि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल, एवोगैड्रो। तो 2 मोल में कितने, एवोगैड्रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 मोल में कितने, 3 को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दें। तो लिहाजा मोल कैसे निकालते हैं, मैस ओवर मोलर मैस। फार्मूला क्या बना, मैस ओवर मोलर मैस और इसे एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दें। मैस हमें दिया हुआ है, मोलर मैस सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होता है, 98। ये आपने याद करना है, खुद भी निकाल सकते हैं H2SO4 से। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ गए। अभी हम पहले देखते हैं कि एक H2SO4 के अंदर पॉजिटिव चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज कितना है। फिर ये जो मॉलिक्यूल निकले हैं ना, इसके अंदर भी चेक कर लेंगे कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज कितना है। तो एक मॉलिक्यूल को जरा गौर से देखें, एक H2SO4 में से ये 2 पॉजिटिव चार्ज निकला है। एक H पे भी पॉजिटिव चार्ज, दूसरे H पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो 2 पॉजिटिव चार्ज निकला है। तो इसका मतलब ये हुआ टोटल पॉजिटिव चार्ज अभी हम देखते हैं तो ये H2SO4 है, तो H2SO4 के अंदर से 2 पॉजिटिव चार्ज निकला, 2 ही नेगेटिव चार्ज निकला। तो अभी हम चेक करते हैं कि अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो वो जो अभी पीछे मॉलिक्यूल निकले थे 3.01 × 10⁻²2, तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर एक के अंदर 2 है तो इतने, अच्छा देखें, एक बंदे की 2 आंखें हैं तो 5 बंदों की कितनी होगी, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 10 की कितनी होगी, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका मतलब एक H2SO4 के अंदर से
दो पॉजिटिव चार्ज निकला, तो 3.01 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल के अंदर से कितना पॉजिटिव चार्ज निकलेगा भला? उस 3.01 इंटू 10 की पावर 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लीजिए आपके पास आंसर आ गया है। ये आंसर आपने देखें 2 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर जो भी आया, अभी एंड पे देखते हैं आपस में कंपेयर करके। एक मॉलिक्यूल के अंदर नेगेटिव चार्ज कितना है? -2। ऊपर देखें ये लिखा हुआ -2, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर -2 चार्ज है, तो इसका मतलब 3.01 इंटू 10 की पावर 22 के अंदर कितना होगा? मतलब 2 ही चार्ज है, नेगेटिव नहीं लगा देना। चार्ज 2 है ना, लेकिन नेगेटिव में है, वो चार्ज 2 ही है लेकिन पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब 2 दफा नेगेटिव चार्ज है। तो मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर से 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना होगा? उसे 2 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। ये ले हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, उसका और इसका आंसर क्या आएगा भला? सेम आएगा। लिहाजा कंक्लूजन निकला कि दोनों में चार्ज क्या है? सेम है। वो आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आप लिख सकते हैं। अगर आप आंसर निकाल दें तो बहुत अच्छा है, ना निकालें तो भी अगर आप कंपैरिजन लिखते जाएं, इधर आप पॉजिटिव चार्ज का, इधर आप नेगेटिव चार्ज का, तो वो इक्वल आ जाएगा। अच्छा देखें, अब इसी सवाल का दूसरा पार्ट है। कहता है जनाब चार्ज तो सेम है लेकिन पॉजिटिव आयन डबल है, ट्वाइस है। चेक करते हैं वाकई, जरा इस इक्वेशन को जरा गौर से देखें। इक्वेशन के अंदर से H पॉजिटिव कितने निकले? 2। तो SO4 कितने निकले? यहां चेक करें, कोई लिखा हुआ है कुछ साथ? ये 1 लिखा, ऑटोमेटिकली समझ है कि 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल में से 2 पॉजिटिव आयन निकले, तो 3.01 इंटू 10 की पावर 22 के अंदर कितने होंगे? उसे 2 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई। एक मॉलिक्यूल से एक नेगेटिव आयन निकला, चार्ज नहीं कर रहा मैं, आयन निकला, तो 3.01 इंटू 10 की पावर 22 के अंदर से कितने आयन निकलेंगे? 3.01 इंटू 10 की पावर 22। लीजिए इसका आंसर मैं आपके सामने लिख देता हूं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर से 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना होगा? उसे 2 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। एक मॉलिक्यूल के अंदर नेगेटिव चार्ज कितना है? 1, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितना होगा? उतना ही होगा, 3.01 इंटू 10 की पावर 22। अच्छा, अब हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज आयंस कितने आए, अभी हमने जो मल्टीप्लाई किया 2 से, और नेगेटिव चार्ज तो उतना ही आ गया 3.01 इंटू 10 की पावर 22। अब दोनों में से देखें ये छोटी वैल्यू कौन सी है? 3.01, उस पे मैंने दोनों को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। थोड़ी देर पहले भी ये बात बताई थी। तो अब देखिए आंसर इसका आ गया 2, उसका आ गया 1, मतलब कि पॉजिटिव आयन ट्वाइस हैं। किससे? नेगेटिव आयन से, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर से 2 पॉजिटिव आयन निकलते हैं, तो 3.01 इन 10 के पावर 22 से क्या निकलेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करें, मतलब डबल निकलेंगे। नेगेटिव आयन कम निकलते हैं और पॉजिटिव आयन डबल निकलते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास वही कंक्लूजन आपने ऐसे सवाल में एंड पे लिख देना है। सो इट इज़ प्रूव दैट के पॉजिटिव आयंस आर ट्वाइस देन द नेगेटिव आयंस। अच्छा, ये हमारे पास क्या है? पोटाशियम क्रोमेट है। तो पोटाशियम क्रोमेट का हमें 1 मिलीग्राम दिया गया है। कहता है जनाब इसके अंदर आयंस जो हैं वो 3 गुना ज़्यादा हैं इसके फार्मूला यूनिट से। तो हम पहले चेक करते हैं फार्मूला यूनिट है क्या। 1 मिलीग्राम दिया हुआ ना, मैस दिया हुआ है, मोल दिए होते तो मैं मोल को किससे मल्टीप्लाई करता? एवोगैड्रो से। लेकिन मुझे क्या दिया हुआ है? मैस, तो मैस ओवर मोलर मैस। तो आए निकालते हैं फार्मूला यूनिट्स। तो हमारे पास मोलर मैस आपको पता होना चाहिए, के का कितना होता है बेटा? 39, 2 दफ़ा लिख लें। क्रोमियम का कितना होता है? 52। अच्छा, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 16, लेकिन 16 को 4 से क्या कर लें? मल्टीप्लाई, तो ये टोटल आ जाएगा 194 ग्राम पर मोल। अच्छा, ये मोलर मैस है। हमारे पास मैस दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? 10 की पावर -3 ग्राम दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, जितना मैस दिया हुआ है मोलर मैस पे डिवाइड करके हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे? एवोगैड्रो से, मतलब मोल्स को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फार्मूला क्या बनेगा? मैस ओवर मोलर मैस, ये क्या बनेंगे? मोल्स, और उसे मल्टीप्लाई कर दें किससे? एवोगैड्रो से। तो मैस दिया हुआ 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम, तो लिहाजा हमारे पास 10 की पावर -3 ग्राम बना। मैंने कहा था मोल में मैस हमेशा कौन सा लेना है? ग्राम्स वाला लेना है। तो लिहाजा मैस ओवर मोलर मैस, और एवोगैड्रो से क्या कर दिया?
मल्टीप्लाई, तो ये टोटल क्या निकला है, फार्मूला यूनिट्स है। अच्छा, एक फार्मूला यूनिट को जरा गौर से देखें, एक फार्मूला यूनिट के अंदर से 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, मतलब 3 आयन निकले। एक फार्मूला यूनिट में से 3 आयन निकले, तो जो अभी अभी फार्मूला यूनिट्स आए थे उनमें से कितने निकलेंगे, उन्हें 3 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, मतलब वो 3 गुना आयन आएंगे। लिहाजा ये लीजिए, एक फार्मूला यूनिट के अंदर 3 आयन हैं, तो 3.1 इंटू 10 की पावर 18 फार्मूला यूनिट्स के अंदर कितने आयन होंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लीजिए 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास आंसर आ गया, मतलब ये आयन्स फार्मूला यूनिट से 3 गुना ज़्यादा आए हैं। अच्छा, आज जो हमने पढ़ा इसके अंदर आपने कौन से क्वेश्चन याद रखने हैं, ये सारा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इंतहाई बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। ये शॉर्ट क्वेश्चंस बोर्ड में पहले कई दफ़ा आ चुके हैं, इसे अच्छे तरीके से एक दफ़ा दोबारा सुन के नोट कर लीजिए अपने पास लें। आज जो आपने पढ़ा एक एवोगैड्रो मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का ए से लेकर ई तक एक पार्ट पढ़ा, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ा। ये आपने सारा करना है। रमज़ान से लुत्फ़अंदोज़ होते रहिए, एस्पायर की क्लासेस को एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।